हमारे साथ हमारे शो के एक्सपर्ट्स भी जुड़े हैं और हमारे साथ एक खास मेहमान है हमारे साथ फोर्टिस हेल्थ केयर से मैनेजमेंट जुड़ा हुआ है आज बात करने के लिए। और हमारे साथ मिस्टर रघुवंशी आशुतोष रघुवंशी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आशुतोष जी ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि हमने देखा कि कोविड और नॉन कोविड इसे दो सेगमेंट्स में देखना चाहिए एक्चुअली आपके बिजनेस को। हम कोविड जिन दिनों में कोविड की फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर थी तो जाहिर तौर पर हमें डायग्नोस्टिक फार्मा हेल्थ के स्पेस में अच्छी खासी अपमूव देखने को मिल रही थी, लेकिन वो थोड़ी पॉज हो गई और उसके बाद देन द नॉन कोविड बिजनेस टुक ऑफ। आपके लिए सबसे बड़े डायमेंशन सबसे बड़े ग्रोथ ड्राइवर्स क्या रहे हैं कोविड बिजनेस और नॉन कोविड बिजनेस? जैसे ही पहला वेव कम हुआ मई मंथ के बाद, उसके बाद लगातार हमने देखा है कि नॉन कोविड प्रोसीजर्स और नॉन कोविड ट्रीटमेंट्स में बढ़ोतरी हुई है और वो कंटिन्यूअसली देखा जा रहा है ट्रेंड अभी दिसंबर महीने तक। सो कोविड के नंबर्स रिलेटिवली बहुत कम हो गए हैं और कोविड का कंट्रीब्यूशन भी बहुत कम है। ऑलराइट, ठीक है। सो अगर हम ट्रैकर की बात करें तो स्टेट वाइज जो केसेस निकल कर आए, अगर आप इस पर थोड़ी सी हमें गाइडेंस यहाँ दे पाएँ या फिर यहाँ पर हमसे बात कर पाएँ। हम रिपोर्टिंग डेटा भी अगर देखें फॉर द फर्स्ट टाइम हमने देखा कि स्टेट वाइज डेटा में महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं और उसका इम्पैक्ट आपको दिखता भी, हॉस्पिटलाइजेशन भी ज़्यादा शूटअप होती है इन स्टेट्स में। क्या आप ऐसे फैक्ट्स हमसे शेयर कर सकते हैं कि कौन सी स्टेट से आपको ज़्यादा कोविड के केसेस और उसके चलते ज़्यादा रेवेन्यूज रिलाइज हुए हैं? जैसा कि मैंने पहले कहा, जो फर्स्ट सेकेंड वेव के समय हमने कोविड के नंबर्स बहुत ज्यादा होते देखे थे और हॉस्पिटलाइजेशन रेट भी ज्यादा हो गया था। उस वक्त पूरे नेटवर्क में एक तरीके से तो पूरा मिला के करीब 2500 पेशेंट्स कोविड के थे एक समय पर। वही नंबर अब घटकर 100 के करीब हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि काफी नंबर में गिरावट आई है। पिछले कुछ हफ्ते से कोविड की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, पर अभी भी हमें वो असर हॉस्पिटलाइजेशन पर नहीं देखने को मिल रहा है। मतलब ज्यादातर पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत अभी तक नहीं हुई है। तो कोविड का जो कंट्रीब्यूशन है अगर हम अपने रेवेन्यू में देखें तो वो बहुत ही नेग्लिजिबल है अभी। आशुतोष सर, पहले तो बहुत शुक्रिया ईटी नाउ स्वदेश को आज आप समय दे रहे हैं। आपका बिजी शेड्यूल है हम जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक चीज़ मेरे को आपसे ये पता करनी थी, ठीक है कोविड के भी मामले शूट अप नहीं हुए, आपका सेंस क्या कहता है? आप इसको देखते कैसे इस पूरे मैटर को? क्योंकि इंडिया में ना अब थर्ड वेव की चर्चा होने लगी है। पहले सब लोग ऐसे मानते थे कि शायद नहीं होगी, लेकिन अब फिर से चर्चा शुरू हुई है। आपका एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है? थर्ड वेव आई तो कितनी सीवियर होगी, कैसे नहीं होगी? तो जैसा कहते हैं कि भविष्य तो किसी ने नहीं देखा है, पर जहां तक है अभी जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उसमें ये बिल्कुल क्लियर है कि अभी कोविड खत्म नहीं हुआ है और नंबर्स धीरे धीरे क्रीप अप कर रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट जो आरटीपीसीआर टेस्ट में है वो धीरे धीरे ज्यादातर स्टेट्स में बढ़ती चली जा रही है। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये एक इंडिकेशन है कि अब एक और पीक देखने को मिलेगा। ये पीक क्या पहले जैसा होगा या पहले से कम होगा ये कहना अभी बहुत मुश्किल है, पर मेरा निजी तौर पर ऐसा मानना है कि क्योंकि एक इनेट इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है कम्युनिटी में, पुराने इन्फेक्शंस की वजह से वैक्सीनेशन की दर काफी बढ़ चुकी है, इस कारण से जो सीवियरिटी होगी इस वेव की वो शायद पहले से कम होगी। और दूसरा एक कारण ये भी है, अब इसको मैनेज करने में काफी सुविधा होगी क्योंकि ज्यादातर हॉस्पिटल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर अभी पूरी तरह से तैयार हैं। जैसे आपको याद होगा दूसरे वेव के समय ऑक्सीजन की बहुत तकलीफ हुई थी और वो एक बहुत बड़ा कमजोरी बन गई थी, पर वो अब ज्यादातर हॉस्पिटल्स में पीएसए प्लांट लगा दिए गए हैं, निजी क्षेत्र में भी और सरकारी क्षेत्र में भी। उस कारण से ये सब रिसोर्सेज की कमी होने की संभावना नहीं है और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स भी काफी हद तक अभी जो है स्टैंडर्डाइज हो गए हैं। उसके अलावा जो साउथ अफ्रीका से जो नए स्ट्रेन के बारे में जो डॉक्टर्स की राय है कि वो ज्यादा सीवियर डिजीज नहीं करता है और ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं होती है, तो मेरा मानना है कि थर्ड वेव हो तो जरूर सकती है, पर वो शायद बहुत सीवियर न हो।
आशुतोष सर, मैं जरा कोविड से हटकर थोड़ा बिजनेस और आपकी कंपनी और आपके फाइनेंशियल्स पे जरा चर्चा करना चाहता हूँ। इस समय अगर मैं कोविड वाले हिस्से को पूरी तरह से हटा दूं तो अभी आप मार्जिन्स वगैरह कितने एंजॉय कर रहे हैं, एक तो मेरे को आपसे ये पता करना है। दूसरा, क्या कोई एक्विजिशन आप प्लान कर सकते हैं आगे, या फिर अभी क्योंकि ये टेक ओवर हुआ है, पूरे बिजनेस को अच्छे से स्ट्रेंथन किया जा रहा है, अभी कोई एक्विजिशन आपके पॉइंट में नहीं है, अभी सिर्फ बेड की संख्या बढ़ाना है, हॉस्पिटल की संख्या बढ़ाना आपकी लिस्ट में है? जैसा कि आपने कहा कि हमारे कंपनी को स्टेबलाइज किया गया पिछले 2 साल में, हम लोगों ने अपने काफी ऑपरेशनल लेवल पे बहुत स्टेबलाइज हुआ है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस धीरे धीरे होती चली जा रही है। पिछले क्वार्टर में हॉस्पिटल साइड में अगर देखें तो मार्जिन करीब 17.8% के करीब था, करीब करीब 18% के करीब पहुंचने वाला था। तो वो एक ट्रेंड जो है वो आगे भी हमें देखने को मिलेगा और उससे हम धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे। जहां तक ग्रोथ का सवाल है, उसमें दोनों ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के ऊपर हमारा ख्याल है। तो एक्विजिशन पे जरूर हम ध्यान देंगे, क्योंकि हमारी बैलेंस शीट अभी काफी एक तरीके से देखा जाए तो स्टेबल है और बहुत उसमें स्ट्रेंथ है। तो हमारे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आएंगी वो उनको हम जरूर देखेंगे। पर ऑर्गेनिक ग्रोथ हमारे गिवन हॉस्पिटल्स में हम लोग करने की जो सोच रहे हैं, उसमें करीब 1300 बेड्स के करीब हैं, वो एकदम ऑनलाइन है। उसके लिए कंस्ट्रक्शन और सब जो भी कार्रवाई करनी है वो सब चल रही है और वो समय पर है। तो अगले 2 साल में वो बेड कैपेसिटी तो हम डेफिनेटली ऐड कर ही लेंगे। पर उसके अलावा हम अपॉर्चुनिस्टिकली जो भी अच्छे एक्विजिशन एक अच्छे वैल्यूएशन पर मिलेंगे तो वो जरूर हम उसको कंसिडर करेंगे। ओके, आशुतोष जी, आपके जो कोविड डायग्नोस्टिक रेवेन्यू हैं वो हम पढ़ रहे थे Q1 में उसका जो ब्रेकअप था वो कंट्रीब्यूशन था वो 26% था, फिर Q2 में वो 18% रह गया। अब क्योंकि हम नए वेरिएंट के एंट्री की बात कर रहे हैं तो इस ब्रेकअप को लेकर नॉन कोविड और कोविड के अगर ब्रेकअप की बात करें तो आने वाले समय में क्या प्रोपोर्शन रहेगा? क्या कोविड डायग्नोस्टिक रेवेन्यू और कम होगा यहाँ से, या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो थोड़ा बढ़ सकता है? आपका आउटलुक क्या कह रहा है? तो जहां तक कि डायग्नोस्टिक्स का सवाल है, वो जो 26% के करीब आपने रेवेन्यू कहा, वो अभी स्टेबल उसी लेवल पर रहने की उम्मीद है। वो शायद थोड़ा सा बढ़ भी सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा अगली अगर वेव की सीवियरिटी क्या होगी या कितने लोगों को सिम्टम्स होंगे। पर मेरा ये मानना है कि कम से कम 2 से 3 क्वार्टर तक कोविड का कंट्रीब्यूशन डायग्नोस्टिक साइड पर सिग्निफिकेंट रहेगा और वो उसी स्तर पर रहना चाहिए जिस पे पिछले 2 क्वार्टर्स में रहा है, करीब 26 से 27% के आसपास। आशुतोष, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन नहीं बढ़ती, बिल्कुल टेस्टिंग्स भी बढ़ जाती हैं जब फिर से हम थर्ड वेव के स्टार्ट के साथ ही अब आई थिंक एंटिसिपेटेड ये करना चाहिए ट्रेंड की शायद अब टेस्टिंग वॉल्यूम्स भी बढ़ेंगे। क्या लग रहा है आपको कि Q3 में ये रिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगा या फिर टेस्टिंग वॉल्यूम्स एक्चुअली जनवरी ऑनवर्ड से ज़्यादा शुरू होंगे? कैसे देख रहे हैं आप इस वर्टिकल को? Q3 एक तरीके से स्टेबल था और वो एक तरीके से Q2 का एक्सटेंशन था। Q2 से उसमें प्रगति हुआ धीरे धीरे, पर ज्यादा करके कोविड रिलेटेड इम्पैक्ट जो है वो Q4 में ही देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है। अच्छा सर, एक चीज़ मेरे को आपसे ये भी पता करनी थी कि अभी जो फॉरेन टूरिस्ट आता था, क्योंकि वो 2 मेजर हॉस्पिटल्स हैं इंडिया के अंदर जहाँ पे वो जाता है, एक आपका पीयर है अपोलो हॉस्पिटल, दूसरा फोर्टिस के अंदर काफ़ी सर्जरीज के लिए आता है। क्योंकि अब नया वेरिएंट आया तो क्या इस पर्टिकुलर सेगमेंट में कुछ असर पड़ेगा या फिर ये कंटिन्यू हो रहा है? अभी तक कोई दिक्कत नहीं है इसी तरह की? नहीं, इंटरनेशनल पेशेंट में काफी नंबर्स ड्रॉप हुए थे जब ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन से उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जैसा आप जानते हैं, अभी भी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन पूरी तरह से रिलैक्स नहीं हुए हैं और आने जाने में अभी भी कई तरह के रोक है। तो वो पिछले मतलब क्वार्टर में करीब
50% लेवल तक पहुंचा था, जो जैसे कि प्री कोविड अगर 100% था तो वो अभी करीब 50% लेवल पे पहुंचा है। वो उसी स्तर पे अभी भी हम देख रहे हैं, पर उसमें नॉर्मलाइज होने में सबसे ज्यादा समय लगेगा। एक तरीके से देखा जाए तो सबसे ज्यादा असर इंटरनेशनल पेशेंट सेगमेंट के ऊपर हुआ है, और वो डायरेक्टली ट्रैवल रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस के कारण है। ओके सर, एक और नंबर आपसे समझना चाहेंगे। पिछले क्वार्टर में जो नॉन कोविड कारोबार था, उसमें हमने एक हाई वॉल्यूम्स देखी थी, जिसका रीज़न ये देखा था कि जो कॉम्प्लेक्स सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं वहाँ पर एक हैवी वॉल्यूम देखी थी, जिसके चलते हमने नॉन कोविड कारोबार में एक काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखी थी। आपको क्या लग रहा है सर, ये ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू रहेगा? हाँ, जैसा कि नॉन कोविड जो प्रोसीजर्स और बाकी डिजीजेस हैं उसमें धीरे धीरे एक ग्रोथ देखने को मिलेगी, जो कि एक नॉर्मल ग्रोथ होती है। हमारी उम्मीद है कि करीब 10% के करीब ग्रोथ नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में देखी जाती है, तो वो अभी भी वैसा ही ट्रेंड चलता रहेगा आगे भी। पर अगर कोविड का बहुत ज्यादा वेव का असर हुआ तो उस वक्त गिरावट हो सकती है, क्योंकि लोग इलेक्टिव प्रोसीजर उस समय में करना अवॉइड करते हैं। तो जैसा हमने पहले फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के टाइम भी देखा था कि बहुत से इलेक्टिव प्रोसीजर्स कम हो गए थे, पर अभी वो करीब नॉर्मल लेवल पर चल रहे हैं, और हमारा मानना है कि वो आगे भी नॉर्मल लेवल पर चलते रहेंगे और उसमें कुछ ग्रोथ भी देखने की उम्मीद है। ठीक है आशुतोष सर, एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इफ़ यू डोंट माइंड। कई रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि अब कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने अपने खर्चों में बढ़ोतरी के चलते हुए, यानी कि जो ट्रीटमेंट है उसको 5 से 10% महंगा कर दिया। क्या आपकी तरफ से भी ऐसा हुआ है कि ट्रीटमेंट कॉस्ट 5 से 10% महंगी हो गई, या फिर आप प्लान कर रहे हो? सॉरी से अगर आपने नहीं किया तो मैं क्वेश्चन वापस भी ले सकता हूँ। नहीं नहीं, आपका क्वेश्चन एकदम बहुत ही अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है और बहुत ही जरूरी प्रश्न है ये। आप जैसे जानते हैं कि इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी है हमारी, और उसमें भी अभी इन्फ्लेशन की दर काफी सिग्निफिकेंट है। तो मेडिकल इंडस्ट्री एक तरीके से उससे अछूता नहीं रह सकता। जहां तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन का सवाल है, हमने पिछले 1.5 साल में कोई भी प्राइसिंग इंक्रीज नहीं किया है, और अभी भी हमने कोई प्राइसिंग इंक्रीज नहीं लिया है। पर हमारा ऐसा मानना है कि क्योंकि कॉस्ट में काफी लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है, तो हमें इसे रिव्यू करना पड़ेगा। तो हम पूरी तरह से रिव्यू करके जो भी साइंटिफिकली हम कम से कम प्राइस में एनहांसमेंट कर सकते हैं, वो हम उसके बारे में हम विचार कर रहे हैं। अभी हमने किया नहीं है ऐसा इंक्रीज। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी, आज हमें समय देने के लिए, इन सभी मैटर्स पर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हम देख रहे थे फोर्टिस हेल्थ केयर के मैनेजमेंट हमसे जुड़े थे, और तमाम बातों पर, मुद्दों पर उन्होंने बात की। रियलाइजेशन, कोविड, नॉन कोविड, किस तरह के ट्रेंड्स दिख रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन किस तरह से ट्रेंडिंग है, और डायग्नोस्टिक सेक्टर में किस तरह का ट्रेंड दिख रहा है अभी फिलहाल, इन सब मैटर्स पर बात करते हुए।